नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से आज करीब-करीब 1 हफ्ते की उठा-पटक के बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन गए और जिसकी आशंका थी, लोग अलग-अलग तरीके से मीम बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कविताएँ लिख रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं और वो है पलटू राम अब पलट जाएँगे। और एक तो ये है, दूसरा जो 3-4 वीडियो अ, आज सबसे ज़्यादा अ, वायरल है, वो है एक तो नीतीश कुमार का है, दूसरा वीडियो है अमित शाह का, तीसरा है वीडियो अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और चौथा है स्मृति ईरानी का। ये 4 वीडियो आज काफ़ी वायरल है और इसपे जो अ, ये कहा जा सकता है कि पलटी आखिर किसने मारी? जिस तरह से कस्में खाई जा रही थी, दोनों ओर से। एक ओर से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मर जाऊँगा लेकिन मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया,
ना इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार को और लल्लन सिंह को, उनके लिए दरवाजे, भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनको हम नहीं लेंगे। तीसरा एक बयान था महिलाओं को लेके, वो विधानसभा में पिछले 2-3 महीने पहले, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ था, और वो ये बताया कि बहुत बड़ा महिला विरोधी बयान है। उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाएं आहत हो गई। उस नरेंद्र मोदी की भावना आहत हो गई जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरता और अमानवीय, एक फूहड़पन भी कहिए, एक अमानवीयता जो हुई थी, उसको लेके या हो रही है। एक बार भी वो मणिपुर नहीं गए। एक बयान केवल आया था कि देश शर्मसार है, लेकिन उसके बाद ना वो पार्लियामेंट में कुछ बोले और ना ही अभी तक। दूसरा, वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई नीतीश कुमार से के बयान से, जब महिला जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो महीनों बैठी रही जंतर मंतर पे, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, उस पे एक भी बयान उनका नहीं दिखाई देता है, तब वो आहत नहीं दिखाई देते हैं। और वो मतलब इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और ऐसे व्यक्ति से बीजेपी कोई नाता नहीं रखेगी। तीसरी ओर स्मृति ईरानी का बयान है। तो स्मृति जी का जो बयान है वो स्वाभाविक है, वो बीजेपी की मंत्री हैं, और उनकी भी भावना तभी आहत होती है जब विपक्ष के या इंडिया अलायंस के किसी मंत्री या किसी विधायक या कोई एमपी की ओर से कुछ हो जाए, तब उछल के वो जोर जोर से चिल्ला के वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं उसके विरोध में। और वो उनका एक मतलब टेलीविजन के ज़माने से एक बहुत बड़ा मतलब एक्टिंग है, या कहिए कि एक्टिंग का जो पूरा उनके पास तजुर्बा है, उसका वो प्रदर्शन यहाँ राजनीति में भी करती हैं। और चूंकि बाकी भी हैं, वो भी जिस तरह का भयंकर प्रदर्शन वो करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो उस मामले में एक्टर को तो स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको एक्ट करना होता है। वो बताया जाता है कि आपको यहाँ किस लहजे में बात करनी है, क्या करना है, किस तरह से करनी है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ के जो राजनीति के जो एक्टर हैं, वो बहुत सहज भाव से, बहुत लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनकी भावनाएं कब आहत होती हैं, कब किस टोन में बात करनी है, किस रूप में बात करनी है। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा, नीतीश कुमार के
मुख्यमंत्री का जो कहते हैं 9वां टर्म है, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े सब मिला के उस पे कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, और आरोप जैसा कि उनका पूर्व अनुभव है उसके हिसाब से, और स्वाभाविक रूप से वो लोगों का कहना सही है। लेकिन इसके लिए जो बिसात बिछाई गई और जिस तरह से बिछाई गई, तो वो बिसात बिछाने वाले और उसको अमली जामा पहनाने वाले, और खास करके जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जिनका भयंकर किस्म का राजनीतिक हथियार के रूप में अपने विरोधियों को किसी भी तरह से खत्म करने के लिए, या उनके तेवर को खत्म करने के लिए, या उनकी धार को खत्म करने के लिए इन तमाम एजेंसियों का काम केवल और केवल विपक्ष के तमाम जो सहयोगी हैं या उनके लोग हैं, उन पे लगातार उन पे हमले करना। और ये एक तरह से कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये एक तरह से एक युद्ध है, एक तरह से एक वार है, जो एक अपने ढंग से एक इन एजेंसियों के जरिए वो उसको अंजाम दिया जा रहा है, सरंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि आज कुछ बड़े पत्रकारों ने कहा कि इनका जो तौर तरीका है वो कुछ अंडरवर्ल्ड की तरह है। पहले तो स्वागत करके बुलाएंगे, यदि नहीं आए तो फिर धमकी देंगे और उठा लेंगे, और उठाने का जो है इनका जो। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये तथाकथित करप्ट लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या उनके साथ चले जाते हैं, तो वो एकदम चकाचक साफ सुथरे होकर वो मतलब तमाम आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। ये एक नया किस्म का राजनीतिक कहिए कि संस्कृति, और इस संस्कृति में अब आप कह सकते हैं कि भाई किस तरह से चीजें बनाई जा रही हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण यह है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और उसके जो धार्मिक जो तौर तरीके थे उसके एकदम विपरीत जाके, और पूरा एक बीजेपी का इवेंट, मोदी का एक मेगा इवेंट की तरह उसको बनाया गया, और था भी वही। और बनाने के पीछे दो कारण था कि आने वाले चुनाव में इसको एक बड़े मुद्दे की तरह भुनाने की बात होगी। ये तो एक अलग कहानी है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अब समाज में एक विशेष उन्माद फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, और उन धार्मिक स्थलों को जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, खास करके मस्जिदों के सामने जिस तरह से उत्पात और उन्माद फैला फैला के कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कहीं कोई एक कुछ बड़ा कुछ दंगा कराया जाए या एक तरफा कोई हमला कर दिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समाज अभी भी बहुत धैर्य के साथ चीज़ों को देख रहा है, और उसको मालूम है कि अगले 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो वो किसी भी तरह का कोई भी मौका देना नहीं चाहता है इस तरह के उत्पातियों को, या कहिए कि आतंकियों को। हम तो इसको आतंकवाद का ही दूसरा नाम है ये, जहाँ पूरे के पूरे समाज को आपने इन दंगाइयों या इन आतंकियों के जरिए पूरी कोशिश हो रही है कि
माहौल बनाया जाए और इस माहौल को ऐसे बनाया जाए कि आते आते वो पूरी झोली भर भर के वोट दे। लेकिन सवाल यह है कि आप सत्ता में रहने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं, वो दो चीजें हैं। एक तो ये नीतीश कुमार के साथ जो किया, तो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के साथ जो किया, नीतीश कुमार को मजबूर किया कि वो आरजेडी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन के साथ छोड़ के वो जाएं एनडीए अलायंस के साथ या बीजेपी के साथ। तो वो गए और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर ये तो चलिए सत्ता का समीकरण है, लेकिन समाज का जो समीकरण आप गड़बड़ा रहे हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक पूरे समाज के माने लॉन्ग टर्म में बड़े एक फलक में भी हम देखें तो जो जहर बोया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। और वो केवल हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ये आपके अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में भी वो इतना खतरनाक है कि आपके अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में भी वो इतना खतरनाक है कि माने जब पलटी मारेगा, अभी तो आप सत्ता में हैं, सत्ता के मद में हैं, आप जो जितना कुछ उत्पात करा सकते हैं, शासन प्रशासन सब आपके इशारे पे नाच रहे हैं। सारी जो संवैधानिक या कहिए नैतिक जो मूल्य हैं वो सब एक तरह से मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और आपने मान लिया है कि हम ही संविधान हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो ये ठीक है, चुनाव हो सकता है आप जीत भी जाएं, लेकिन इस तरह के समाज को चलाना कितना कठिन होगा। जिसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अभी एक घटना हुई है किसी हाईवे पे, एक मुर्गा ले जाते हुए ट्रक के पलटने की घटना है। उसमें पता चला कि आसपास के लोग पूरा जितने गाड़ी में ट्रक में जो मुर्गे थे सब लूट के ले गए। और वो वही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पूरा उन्माद करते हैं। जय श्री राम से कोई लेना देना नहीं है उनके, मतलब कुछ भी एबीसीडी कुछ भी चीज़ों से उनके धार्मिक या उनके नैतिक मूल्य या जो कुछ भी है उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये एक नारा आतंक फैलाने का नारा हो गया है और इसी के जरिए ये वही लोग हैं जो मुर्गा लूट ले जाते हैं, दूसरी ओर वो शाकाहार की बात करते हैं। तीसरा जो सबसे खतरनाक पहलू है वो ये है कि यदि कोई गाड़ी या कुछ भी चीज़ है जो पलट गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बचाने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय आप जो है उसका सामान लूट ले रहे हैं। ये एक भयंकर किस्म का मतलब ये समाज बन रहा है। तो ये जो जिसको आपने 80 करोड़ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है, राशन दे रहे हैं, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें पलटेंगी तो आपको भी उसी तरह से परेशान करेंगी जिस तरह से बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है या दबी कुचले जातियां हैं या महिलाएं हैं या अलग अलग ढंग से जो आप कर रहे हैं सबको धमकाने का, सबको करने का, तो वो भी आपके खिलाफ न चला जाए। तो ये सब अभी यदि
थोड़ी बहुत भी गैरत बची है तो इसको तत्काल रोका जाए। और हाँ, दूसरा जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसके जो सर संघ चालक है मोहन भागवत, एक और बड़ी उदार मना भाव से बात रखते हैं कि सब हिंदू हैं। जब सब हिंदू हैं तो लड़ाई किस चीज की है? यदि पूजा पद्धति की मान्यता ही अलग अलग है, लेकिन कह रहे हैं कि जब सब हिंदू हैं तब इस तरह का उन्माद फैलाने की क्या बात है? दूसरा कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो मोहन भागवत जी को भी समझ लेना चाहिए कि समाज में उन्माद कुछ समय के लिए तो चल जाएगा, लेकिन जो लोग उन्माद करा रहे हैं और इसको कैश कराएंगे, तो कैश करा के इसी समाज में रहना है उनको। तो उस समाज की जो एक मिनिमम मानवीय मूल्य है, एक मिनिमम जो नैतिक मूल्य है, वो केवल इस्लाम के खिलाफ या किसी और धर्म के खिलाफ या किसी और अक़लियत के खिलाफ नहीं है। वो आपकी जो नैतिक मूल्य खराब हो रहे हैं या गिर रहे हैं या गर्त में चले जा रहे हैं, वो उनकी दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की दिक्कत नहीं है। ये जो जिसको आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, वो सनातन की दिक्कत है, वो सनातन संकट में है। और आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ये पूरा का पूरा रिटेलिएट करेगा, बैक फायर करेगा, तब शायद आपके लिए भी और समाज के लिए भी, तब तो आप निकल जाएंगे इधर से उधर, समाज को ही झेलना पड़ेगा, समाज को और 100 साल पीछे आप ढकेल के जाएंगे। तो ये होना है। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार के पलटने के पीछे आप भी बहुत ज़्यादा पलटे हैं। आप इतना पलट गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप सीधा कहाँ हैं, उल्टा कहाँ हैं। आप हमेशा गोल गोल घूम रहे हैं। आपका ना आगाड़ा पता लग रहा है, ना पिछाड़ा पता लग रहा है। केवल और केवल एक भ्रम बने हुए हैं, और ये भ्रम कब हकीकत में जब लोगों के सामने आएगा, तब शायद वो आपके लिए भी समय निकल जाएगा। तो ये है एक बात। दूसरी बात है, राजस्थान की घटना है, उसमें एक शायद 26 जनवरी को बच्चों का प्रोग्राम होता है स्कूल में। वहाँ एक टीचर हैं और बताया जाता है कि दलित टीचर हैं, और वहाँ बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है 26 जनवरी को, स्वाभाविक रूप से स्कूल में होता है। वहाँ जो है गांव के कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती की तस्वीर लगाओ, मूर्ति लगाओ, फोटो लगाओ और पहले उनकी पूजा करो, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हों। तो वो महिला कहती है कि सरस्वती जो है आपकी देवी हो सकती हैं, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। ये एक बड़ा मतलब विचारणीय और इस पे गौर किया जाना चाहिए कि ऐसे समय में सचमुच में जब पहली कोई महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने बालिकाओं के लिए जो स्कूल खोला, वो फातिमा शेख के साथ, तो पहली शिक्षिका हैं, उन्होंने स्कूल खोला और उनको कितना कुछ झेलना पड़ा उस दौर के समाज में कि मतलब आज हम सोच भी नहीं सकते। करीब करीब 1800 करीब 1850-55 के आसपास की बात है, मैं 100-125 साल पहले की बात है। 160-70 साल हो गए। तो उस समय एक वो भी महिला जो सावित्रीबाई फुले हैं, वो मतलब अति पिछड़े समाज से आती हैं,
और वहाँ एक स्कूल खोला जाता है, बच्चियों को पढ़ाया जाता है। उन बच्चियों में से बहुत सारी बच्चियाँ जो है आगे चल के बहुत कुछ की। तो लेकिन जहाँ तक बात है सरस्वती की, तो सरस्वती जो है इस तथाकथित सनातन धर्म में कहा जाता है कि ज्ञान की देवी हैं, लेकिन असल में दबे कुचले समाज के लिए ना पहले भी वेद पढ़ना या ज्ञान की बातें करना उनके लिए एक तरह से मतलब दरवाजे बंद थे। तो तब वो सरस्वती जी कौन सा ज्ञान इस बड़े माने समाज को, एक बड़े बहुसंख्यक समाज को वो कौन सा ज्ञान दे पा रही थी। तो ये सवाल एक रैशनल सवाल है, एक तार्किक सवाल है। और वो महिला टीचर को सैल्यूट है कि वहाँ पूरी मतलब निष्ठा के साथ, पूरे मतलब विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ वहाँ के लोगों से लड़ते हैं कि नहीं, आप लोगों को करना है तो ये जो चल रहा है इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, हम सरस्वती को नहीं मानते। इस पे विवाद हो सकता है, कुछ लोग इसको लेके, चूंकि राजस्थान में एक फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और बीजेपी की गवर्नमेंट का मतलब है कि फिर से वही जो तथाकथित धार्मिक कट्टरता या धार्मिक धर्म के नाम पे जो भेदभाव या वर्ण व्यवस्था के नाम पे जो भेदभाव किया गया था या फैलाया गया था, उसको फिर से आस्था के नाम पे उसी को फिर से स्थापित करने की बात होती है, वो करेगी। और इस चूंकि वो चाहती ही है कि लोग तार्किक ढंग से ना सोचें। तार्किक का मतलब केवल तार्किक ही नहीं है, तार्किक का मतलब है एक अधिकार और एक आत्मसम्मान, एक आज़ादी, जो मैंने आज़ाद रूह के साथ या रहना और बराबरी की बात करना, ये तीनों चारों चीज़ें इस वर्णाश्रमी या वर्ण व्यवस्था में शायद मनाही है और वो उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस तरह की सोच समझ वाले जो समाज आज दृढ़ता के साथ खड़ा हो रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जो भी तार्किक पद्धति है, वो जो बुद्ध के समय से चल रहा है, उसको यदि कहीं से धूमिल किया जा रहा है, इसमें इस तरह की शख्सियतें, उस महिला टीचर को सलाम कि वो दृढ़ता के साथ आज खड़ी हो पा रही है। उनके साथ विमर्श मीडिया साथ खड़ा है और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह की जो भी आवाज़ें हैं वो और बुलंदी के साथ खड़े हों। समाज में भी एक तार्किक, एक रैशनल थिंकिंग बने, केवल आस्था और किसी भेड़ चाल में ना जाएं अपने बारे में। और यदि आप कोई धार्मिक आदमी हैं, कोई व्यक्ति हैं, आप किसी भगवान या किसी पे भरोसा है या विश्वास है, तो आप रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के जो और पहलू हैं, उसमें आपका आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, उन तमाम मुद्दों पे भी एक सही सोच समझ के साथ आगे बढ़ें। इसमें यदि हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो समाज हमारे साथ 100 कदम आगे चलता है। और यही समय है जब जहाँ एक और पूरा मतलब धारा ही एक दिशा में बह रही है, उसमें एक अपनी दृढ़ता के साथ अपने पैरों पे खड़े होके सोचना, वहाँ से दुनिया को देखना, ये दूसरी बात होती है। तो यही था आज का विमर्श और हम कोशिश करेंगे कि कल जो बिहार का जो पूरा समीकरण है और उसके क्या आने वाले 2024 के जो चुनाव
अप्रैल मई में जो होने वाले हैं उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पे, और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में इस सत्ता हस्तांतरण का क्या असर होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।